केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बेशक उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और इस साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी सरगर्मी चुनावी राज्यों से जरा भी कम नहीं है। 10 साल शासन करने के बाद बीजेपी और योगी जब चुनाव मैदान में अगले साल के शुरू में उतरेंगे तो क्या वही परिस्थितियां होंगी जो 2017 और 22 में थी? हरगिज नहीं, ऐसा कभी होता भी नहीं है। 2017 में जो बम्पर मेजोरिटी मिली थी वो 2022 में बीजेपी रिपीट नहीं कर पाई थी, उसकी सीटें काफी कम हो गई थी। ऐसे ही यदि केंद्र की बात करें तो 2014, 19 और 24 में काफी अंतर आ गया था। इस बार जो यूपी का चुनाव होने जा रहा है उसमें बहुत कुछ रोल रहेगा कि बीएसपी किस तरह से चुनाव लड़ती है, क्योंकि उसके बारे में माना गया कि वो बीजेपी की बी टीम बन गई और मन से चुनाव नहीं लड़ी। उसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती शनिवार को लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में थी। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से पार्टी का काम थोड़ा विलंबित हो गया है, उसको ठीक करना है, और फिर उन्होंने एक एक करके विपक्ष पर निशाना साधा। सुनिए जरा उनको क्या कह रही हैं। जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में टैरिफ व अनेकों और ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो संसद में राजनीति चल रही है उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को टारगेट किया और कहा कि ये जो ड्रामा चल रहा है ये बंद होना चाहिए। टैरिफ पे क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, इस पे बात होनी चाहिए, और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। तो मायावती की चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी है, क्योंकि यदि 5 साल विपक्ष के रूप में कोई नजर आया है तो समाजवादी पार्टी और थोड़ी बहुत कांग्रेस। बीएसपी अब जोर लगा रही है। पिछले कुछ दिनों से मायावती काफी एक्टिव है, उन्होंने रैली की, इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कर रही है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो उनका पुराना वोट बैंक था, यानी कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और यदि इसमें ब्राह्मण जुड़ जाए तो उनकी बात बन जाए। 2007 में जब वो 206 के आसपास सीटें लेकर के आई थी तब उनका वोट परसेंटेज 30.42 के आसपास था, जो घटते घटते 2022 में 12-13% के आसपास आ गया और सिर्फ एक सदस्य उमाशंकर सिंह बलिया से जीते। तो उनके सामने चुनौती है पार्टी को खड़ा करने की, उनके सामने चुनौती है अखिलेश को पीछे धकेलने की और बीजेपी को मात देने की। अब ये होगा कैसे? क्योंकि चुनाव में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 साल चुप रहे और लास्ट के 1 साल में एक्टिव हो जाएं और आपका वोट बैंक फिर से आपके साथ जुड़ जाए, क्योंकि चंद्रशेखर राव कहीं ना कहीं उन्हीं
कि वोट बैंक पे धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि मायावती ने कभी उनको भाव नहीं दिया। अब मुस्लिमों को कैसे जोड़ेंगे? तो कहा जा रहा है कि इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत चल रही है। ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रहे हैं, लिहाजा मायावती उनको सूट करती हैं। लेकिन दोनों नेताओं का अपना काम करने का अलग स्टाइल है। कितनी पटरी बैठ पाती है, चुनाव आते आते क्या समीकरण बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी बातें चल रही है और इसकी तैयारी भी चल रही है। जब से बिहार में ओवैसी ने 5 सीटें जीती और महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में जाकर के दुदुम्बी पूरी बजा दी, हुंकार भर दी, तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ ममता जो है परेशान है उनकी वजह से, क्योंकि वो गठबंधन करेंगे। और यूपी में यदि बसपा के साथ उनकी पटरी बैठ जाती है, तब तो तय मानिएगा सबके समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। मायावती को ये लग रहा है कि यदि दलित तो जुड़ा हुआ है, उनको छोड़ के गया नहीं है, दलित तो जुड़ा हुआ है, मुस्लिम जुड़ जाता है और पिछड़ों का थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया और साथ में ब्राह्मण आ गया, तो काम बन जाएगा। इस समय ब्राह्मण न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर में उद्वेलित है। 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ब्राह्मण बीजेपी से छिटकता हुआ सा दिख रहा है। चुनाव आते आते क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सबसे पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने जो बैठक की थी, उस बैठक के बाद जैसे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पंकज चौधरी ने फटकार लगाई, अल्टीमेटम दिया, उसके बाद प्रयागराज के माघी मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में भिड़ंत हुई और बिना स्नान किए वो लौट गए। उनके जो बटुक थे उनके साथ मारपीट की गई, शिखा तक जो है पकड़ के उनको पीटा गया। उससे काफी ब्राह्मण वर्ग उद्वेलित हुआ। ये सब अभी चल ही रहा था, तब तक यूजीसी की गाइडलाइंस या रेगुलेशंस 2026 आ गया, जिसमें जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया गया, उसको उसके हाल पे, और उसमें मान लिया गया कि ये तो बाय बर्थ जो है अपराधी होता है। और ऐसे ऐसे उसमें प्रोविजन किए गए जिसकी कभी मांग उठी ही नहीं थी। यानी कोई गलत भी शिकायत कर दे तो उस गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। संविधान को के आर्टिकल 14-15 को दरकिनार करके उसमें अलग कैटेगरी बना दी गई, जनरल को उसमें से निकाल दिया गया। तो उसको लेकर के आंदोलन हुआ, सड़कों पे लोग उतरे, सोशल मीडिया के जरिए अपने अपने आक्रोश को व्यक्त किया। उस दौरान मायावती भी सामने आई। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि सभी वर्गों से बातचीत करके इस कानून को बनाया गया होता, इस रेगुलेशंस को बनाया गया होता। उसमें फिर भी वो सधी हुई लाइन ले रही थी, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का ध्यान रखना था। लेकिन अभी जब घुसखोर पंडित वेब सीरीज की बात आई तो वो खुल करके ब्राह्मणों के साथ आ गई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अभी तक तो उनकी आलोचना हो रही थी, उनको टारगेट किया जा रहा था, अब तो फिल्मों में भी टारगेट किया जा रहा है। आ गए खुल के। तो मायावती का जो 2007 के समीकरण को जरा समझिए। उस समय उनको 30.4 के आसपास वोट मिला था और 2022 के चुनाव में उनका वोट घट करके 12 और 13 के बीच में आ गया परसेंट और सदस्य जीता 1। तो उनके सामने जो चुनौती है, क्या आप 12-13% से 30-32-35% तक इतना आसानी से पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन हाँ, यदि 12% तक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है और वो जो विदका हुआ है बीजेपी से कि जिसका कि हम पूरी तरह से साथ दे रहे थे, यानी कि आप लगा के चलिए कि 2024 के चुनाव में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 2022 और 24 पहले विधानसभा हुआ, फिर लोकसभा हुआ, 82% तक ब्राह्मण बीजेपी के साथ गया। तो उसे ये सबसे ज्यादा आघात लगा है कि जिसका हम साथ देते रहे उसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया और खूब सोशल मीडिया पे मुहिम चली। तो मायावती को ऐसा लग रहा है कि ये वही मौका है जब ब्राह्मणों को साधा जा सकता है और अब वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात कर रही है, सिर्फ बहुजन की बात नहीं कर रही है। और तब भी उन्होंने अपना नारा बदल दिया था। देखिए, राजनेता और राजनीति में कभी भी कुछ भी अस्थाई नहीं होता है, न अस्थाई दोस्त न दुश्मन। परिस्थितियों के मुताबिक ये लोग अपनी चालें चलते रहते हैं, पासा फेंकते रहते हैं। अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मणों पे पासा फेंका, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ब्राह्मणों को साधना बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि उनकी पार्टी की जो इमेज है वो ब्राह्मण विरोधी है। चाहे इटावा में जो कांड हुआ या और भी कांड हुए उसमें वो दिखते हैं। हालांकि राजनेता है, राजनीति में है, इसलिए वो भी अपनी तरफ से साधने की कोशिश करते हैं। शिवपाल यादव ने ऑफर किया था जब विधायकों को फटकार लगी थी, तो
उसके बाद और भी कई मौके पे उन्होंने कहा कि हम मकर संक्रांति पे आमंत्रित करेंगे वगैरह-वगैरह, और उनके ब्राह्मण नेता जो हैं वो एक्टिव भी हैं। लेकिन उनके साथ जुड़ना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। किसी बेल्ट विशेष में थोड़े बहुत जुड़ जाएँ तो अलग बात है। लेकिन चूँकि बहुजन समाज पार्टी एक प्रयोग कर चुकी है और 2007 से 12 तक जो सरकार चली थी, उसमें मायावती ने एकदम स्पष्ट कर रखा था कि दलितों का काम तो होना ही होना चाहिए, सभी वर्गों का काम होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। ये साफ-साफ संदेश रहना चाहिए सूबे में कि ये सरकार ब्राह्मणों की है, मतलब ब्राह्मणों की भी है। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि जैसे उनके साथ अन्याय हो रहा है। वही संदेश वो फिर से देने की कोशिश कर रही हैं। अब एक सवाल पूछे जाते हैं और ब्राह्मणों के सामने ये दिक्कत है और बीजेपी ये सोचती है कि चुनाव आते-आते, मतदान केंद्र तक जाते-जाते आखिरकार सवर्ण और ब्राह्मण करेगा क्या? उसे मजबूरी में बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बीजेपी सही सोचती है। ब्राह्मण हो या सवर्ण हो, सभी सवर्ण हो, उनकी एक मजबूरी तो है कि विकल्प क्या है उनके सामने। सभी पार्टियां तो वही कर रही हैं, सवर्णों को दरकिनार करके और बड़े वोट बैंक की तरफ लपक रही है। दरकिनार करके बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश करती, पिछड़ा को, दलित को, मुस्लिम को, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। राजनीति में ये किया ही जाता है, लेकिन किसी को टारगेट करके। किसी के पूर्वजों ने यदि कहीं कोई जाति की है तो उनके वंशजों से उसे वसूल करके या उनको जमीन में गाड़ करके आप लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे जो है आहत करने वाली बात है। तो मायावती उस फार्मूले को दोहराना चाहती है। उस फार्मूले को दोहराने के लिए जो सामाजिक समीकरण उन्होंने बनाया था 2007 में, वो उसे रिपीट करना चाहती है, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है। ब्राह्मण जुड़ भी सकता है, क्योंकि जो बीजेपी सोच रही है कि विकल्प कहाँ है इनके पास, तो मायावती ने इस तरह से ब्राह्मणों के यदि घाव पे जख्म पे मरहम लगाया, तो जुड़ने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। और यदि ब्राह्मण जुड़ता है तो सिर्फ 12% ब्राह्मण ही नहीं जुड़ेगा, मान के चलिए कि 4-5% अपने साथ ले करके भी आएगा। और ये स्थितियां बनी तो फिर तो मायावती के लिए ये जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा, जो उनका पुराना वोट बैंक है उसके साथ साथ। और ओवैसी के साथ पटरी बैठ गई, तब तो क्या कहने। तो इसलिए आज वो जब टारगेट कर रही थी ना, तो बीजेपी को तो टारगेट कर रही थी, वही सत्ता में है, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी, तो उनको तो टारगेट करेंगी ही करेंगी। लेकिन जो कुछ संसद में चल रहा है, चीन के बहाने और एमएम नरवणे की बुक के बहाने, उसमें जो है वो बीजेपी के साथ-साथ विपक्ष यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी घेर रही हैं कि ये जो ड्रामा चल रहा है, इससे किसका भला हो रहा है? ये आप राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। लोगों के लाभ के, लोगों के हित की बात सोचिए। तो काफ़ी उन्होंने संतुलित बोला, और जो पार्टी पदाधिकारियों की जिस तरह से मीटिंग बुलाई थी और जो जोश दिख रहा था और पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, जहाँ तक पहुँचना था अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं, उसके लिए उन्होंने अपील की कि अब शुरू करेंगे इसको। और साथ में एसआईआर के लिए कि इसमें सरकार सहयोग करे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों के वोट बने। उधर अखिलेश यादव नोएडा से अपना अभियान शुरू करने वाले हैं 1 साल पहले ही, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि 10 साल इंतज़ार कर लिया। तो अब देखते हैं कि चुनाव आते-आते अभी बहुत सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। जो मायावती हैं, वो जो मकसद लेकर के चल रही हैं, वो चुनाव आने तक वही टारगेट लेकर के चलती रहेंगी, या कोई दबाव पड़ेगा तो पीछे हट जाएँगी। ये भी बात रहती है, उनके बारे में आरोप लगते हैं कि वो पीछे हट जाती हैं मौके पर। तो ये सब कुछ परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो वो सोच रही हैं, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक बार ब्राह्मण उनका साथ दे चुका है। तो देखना ये है कि क्या मायावती 2007 में जिस रणनीति से और जिस फ़ॉर्मूले से जीत हासिल की थी और अपने दम पे पहली बार सरकार बनाई थी, वो 2000 जो 27 है, उसमें कुछ कर पाती हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।